आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ऑर्डर 23, 24 एंड 25 ऑफ CPC 9008। ये तीनों स्मॉल से ऑर्डर हैं, लिहाजा इनको एक ही वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। स्टार्ट करते हैं ऑर्डर 23 से। ऑर्डर 23 का टाइटल है विड्रॉल एंड एडजस्टमेंट ऑफ सूट, यानी इस ऑर्डर के अंदर नॉर्मली दो सब्जेक्ट डिस्कस हुए हैं। नंबर वन तो है विड्रॉल, यानी इस सिनेरियो में हम लोगों ने ये कवर करना है कि कोई भी पार्टी अपना सूट जो अपना सूट है वो किसी भी स्टेज के ऊपर विथड्रॉ कर सकती है, या तो पूरा या फिर उसमें से कोई एक पोर्शन ऑफ क्लेम वो अबंडन कर सकती है। इस पोर्शन से रिलेटेड रूल जो है वो ऑर्डर 23 के वो रूल 1 और 2 डील करते हैं। एंड सेकंड सब्जेक्ट जो इस ऑर्डर में डिस्कस किया गया है वो है एडजस्टमेंट ऑफ द सूट, यानी इस पोर्शन में हम लोगों ने बेसिकली कवर करना है कि अगर पार्टीज चाहें तो वो अपना मैटर जो है वो किसी और तरीके से भी एडजस्ट कर सकती हैं। यानी हो सकता है कोर्ट के थ्रू अपना मैटर अपने डिस्प्यूट को सॉल्व ना करें आउटसाइड ऑफ द कोर्ट, लाइक ADR या फ्रेंडली सूट, किसी भी तरीके से वो जो उनके दरमियान डिस्प्यूट है वो इसकी एडजस्टमेंट कर सकती हैं, उसे रिजॉल्व कर सकती हैं। ये एक चीज़ हम लोगों ने इस ऑर्डर के अंदर डिस्कस करनी है। इस पोर्शन से रिलेटेड रूल जो है वो ऑर्डर 23 का रूल 3 डील करता है। एंड टोटल 4 रूल हैं इस ऑर्डर के अंदर। रूल 1 टू 2 विड्रॉल के पोर्शन से डील करते हैं, रूल 3 एडजस्टमेंट ऑफ सूट से डील करता है, और जो लास्ट 4 रूल है ना वो जनरल प्रोविजन है, यानी ये दोनों सब्जेक्ट से डील करती है। तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल सा रूल है, कुछ मुश्किल नहीं है, तीनों तीनों ऑर्डर्स बहुत ईजी हैं, कुछ भी इनमें मुश्किल नहीं है। तो मुख्तसर से ये ऑर्डर है, लिहाजा इनको एक ही वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ऑर्डर 23 के रूल 1 से। रूल 1 का टाइटल है विड्रॉल ऑफ द सूट और अमेंडमेंट ऑफ द पार्ट ऑफ अ क्लेम। जो टाइटल से ही क्लियर हो रहा है कि या तो पूरा सूट विड्रॉ कर रहे हैं या फिर उसका कोई एक पोर्शन ऑफ क्लेम आप अबंडन कर रहे हो, यानी विड्रॉ कर रहे हो। सो सब रूल 1 स्टेट दैट एट एनी टाइम आफ्टर द इंस्टीट्यूशन ऑफ अ सूट द प्लेंटिफ में एज अगेंस्ट ऑल और एनी ऑफ द डिफेंडेड विड्रॉ हिज सूट और अबंडन पार्ट ऑफ हिज क्लेम। सो वो कह रहे हैं कि किसी भी वक्त दावा दायर करने के बाद प्लेंटिफ के पास ये डिस्क्रिशनरी ऑप्शन है कि या तो वो तमाम डिफेंडेंट या फिर उनमें से किसी एक डिफेंडेंट के अगेंस्ट अपना या तो मुकम्मल दावा या फिर उस दावे का एक पोर्शन विड्रॉ कर सकता है, छोड़ सकता है। रूल 1 का सब रूल 1 सिंपली इतनी सी बात कहता है। नेक्स्ट है सब रूल 2। अच्छा, रूल 1 और सब रूल 2 के अंदर फ़र्क है। सब रूल 1 बेसिकली कह रहा है कि जब वो इंटेंशनली पार्टी खुद अपना पोर्शन ऑफ क्लेम या पूरा सूट विथड्रॉ कर रही है, आया एक डिफेंडेंट के अगेंस्ट या सब तमाम डिफेंडेंट के अगेंस्ट। जबकि सब रूल 2 ये कहता है जब कोर्ट उसका सूट विथड्रॉ करती है खुद से। सो वो कह रहे हैं कि वेयर द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट क्लाउज ए दैट अ सूट मस्ट फेल बाय रीजन ऑफ सम फॉर्मल डिफेक्ट, यानी अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि सूट जो है ना किसी फॉर्मल डिफेक्ट की वजह से आगे जाके फेल हो जाएगा, जैसे कि लाइक ऑर्डर 17 रूल 10 के अंदर हमने डिस्कस किया कि अगर आप किसी ऐसे कोर्ट में दावा दायर कर देते हो जिसकी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं है सूट को सुनने की, तो कोर्ट जिस तरह उस स्टेज पर आपका प्लेंट रिटर्न हो जाती है। तो हो सकता है कि कोर्ट अगर ये देखती है कि आपने ऐसे कोर्ट के अंदर दावा दायर कर दिया है कि उस कोर्ट के पास तो दावा सुनने की जुरिस्डिक्शन नहीं है, जिसकी वजह से ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत आपकी प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी। तो इसलिए वो इस फॉर्मल डिफेक्ट की बेस पर भी अगर वो यानी उसे पता लग गया कि इस किस्म का फॉर्मल डिफेक्ट है। फॉर्मल डिफेक्ट की मैंने आपको एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश की। क्लास बी कहता है कि दैट देयर आर सम सफिशिएंट ग्राउंड फॉर अलाउइंग द प्लेंटिफ टू इंस्टीट्यूट अ फ्रेश सूट फॉर द सब्जेक्ट मैटर, या कोई और सफिशिएंट ग्राउंड है जो कि प्लेंटिफ को अलाउ करते हैं कि वो उसी सब्जेक्ट मैटर या पार्ट ऑफ क्लेम के मतलब नया दावा दायर करे। इट मे ऑन सच टर्म एज थिंक फिट ग्रांट द प्लेंटिफ परमिशन टू विथड्रॉ फ्रॉम सूट और अबंडन सच पार्ट ऑफ अ क्लेम विद लिबर्टी इंस्टीट्यूट अ फ्रेश सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर और पार्ट ऑफ क्लेम। तो उन टर्म्स और कंडीशन पर ना कोर्ट प्लेंटिफ को अलाउ को परमिशन देती है कि वो ना अपना पूरा सूट ही या तो विथड्रॉ कर ले या कोई पोर्शन ऑफ क्लेम विथड्रॉ कर ले, और फिर इसके मुतल्लिक नया दावा दायर करे इसी सब्जेक्ट मैटर के मुतल्लिक, या तो इस पूरे सब्जेक्ट मैटर सूट के मुतल्लिक, इस पार्ट ऑफ क्लेम के मुतल्लिक। फॉर एग्जांपल वही अगर हम जुरिस्डिक्शन वाली एग्जांपल को लेकर चलें कि एक पार्टी ने मिस्टर ए ने कोर्ट के अंदर सूट इंस्टीट्यूट किया, अ, और वो कोर्ट के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं थी उस सूट को सुनने की, और कोर्ट को लगता है कि भई ये फॉर्मल डिफेक्ट है, जिसकी वजह से आगे जाके इसका प्लेंट जो है वो रिजेक्ट हो जाएगी, यानी ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत। तो कोर्ट क्या कहती है कि आगे जाके जो आपको मसला आपको कॉम्प्लेक्सिटी आएगी, तो बेहतर यही है कि आप ना इस सूट को विथड्रॉ करें, और अब मैं आपको इजाज़त देती हूँ कि आप ना इसी मैटर से मुतल्लिक नया दावा दायर करें। सो इस तरह के ग्राउंड पर वो कोर्ट आपको अलाउ कर सकती है। तो रूल 1 ये कहता था कि वो अपनी मर्ज़ी से अपना पोर्शन ऑफ क्लेम या पूरा सूट विथड्रॉ कर सकती थी, और सब रूल 2 ये कहता है कि कोर्ट अगर सैटिस्फाई हो जाता है कि प्लेंट के अंदर कोई, यानी आपके सूट के अंदर कोई फॉर्मल डिफेक्ट है, आगे जाके कॉम्प्लेक्सिटी होगी या कोई सफिशिएंट ग्राउंड है कि जिसकी वजह से आपको नया दावा दायर करने की ज़रूरत है, इसी सेम सब्जेक्ट मैटर के तरफ पुराने वाले को विथड्रॉ करने की ज़रूरत है, तो तब फिर कोर्ट आपको खुद अलाउ कर रही है कि आप अपना दावा विथड्रॉ कर लो। सब रूल 3 ये कहता है कि
अगर तो आप बगैर कोर्ट की परमिशन के अपना दावा विथड्रॉ करते हो ना, इसका कोई पोर्शन ऑफ क्लेम विथड्रॉ करते हो, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे, सब रूल 3 में ये बताया गया है। सो सब रूल 3 कहता है कि वेयर द प्लेंटिफ विथड्रॉ फ्रॉम अ सूट और अबंडेंट पार्ट ऑफ अ क्लेम विदाउट द परमिशन रेफर टू इन सब रूल 2। मतलब अगर प्लेंटिफ अपना दावा, पूरा दावा या इसका कोई पोर्शन ऑफ क्लेम विथड्रॉ करता है बगैर कोर्ट की परमिशन के, ही शैल बी लायबल फॉर सच कॉज एज़ द कोर्ट में अवॉर्ड एंड शैल बी। अब इस सिचुएशन के अंदर उसके ऊपर क्या लायबिलिटी होगी, सबसे पहले तो उसे जुर्माना पे करना पड़ेगा, जो कि कोर्ट इसे कहेगा कितना आपने पे करना है। सेकंड है कि एंड शैल बी प्रोक्लूडेड फ्रॉम इंस्टीट्यूटिंग एनी फ्रेश सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच मैटर और पार्ट ऑफ क्लेम, यानी वो इस मैटर से मुतल्लिक, जिसके मुतल्लिक उसने दावा विथड्रॉ किया है, हो सकता है पूरे सब्जेक्ट मैटर से मुतल्लिक किया है या फिर पोर्शन ऑफ क्लेम से मुतल्लिक है, उसी सेम सब्जेक्ट मैटर या तो उस पूरे दावे से मुतल्लिक उसने विथड्रॉ किया था या पोर्शन ऑफ क्लेम से उसने विथड्रॉ किया था कोर्ट की परमिशन के बगैर, तो अब इस सिचुएशन के अंदर वो उस सेम सब्जेक्ट मैटर या उस पोर्शन ऑफ क्लेम के मुतल्लिक दोबारा से नया दावा दायर नहीं कर सकता। अब ये बार इस पर किस प्रूडेंस के तहत लगी हुई है? ये बार इस पर लगी हुई है बेसिकली अंडर सेक्शन 12 ऑफ सीपीसी, जिसमें बता दिया गया था कि अगर किसी पर्सन को एक्सप्रेसिवली तौर पर बार कर दिया जाता है कि वो किसी मैटर के मुताबिक दावा दायर नहीं कर सकता, तो वो नहीं कर सकता। जैसे कि यहाँ पर उस पे बार लगा दी गई है। ऑर्डर कौन-सा ऑर्डर है? ऑर्डर 23 के रूल 2 के अंदर ना, तो वो कह रहे हैं कि अगर आप बगैर कोर्ट की परमिशन के खुद से खुद मुख्तार होके अपना सूट विथड्रॉ करते हो या कोई पोर्शन ऑफ क्लेम अबंडन करते हो, तो अब इस सिचुएशन में आपने जिस हद तक अपना पोर्शन क्लेम अबंडन किया था या पूरे सूट के तहत या कुछ पोर्शन के तहत, तो उसके मतलब आप नया दावा दायर नहीं कर सकते और इसके साथ-साथ आपके ऊपर कॉस्ट की लायबिलिटी भी लगेगी, जो कि कोर्ट आपको अवॉर्ड करेगी कितने आपने जुर्माना पे करना है। सब रूल 4 कहता है कि नथिंग इन दिस रूल शैल बी डीम्ड टू ऑथराइज़ द कोर्ट टू परमिट वन ऑफ द सेवरल प्लेंटिफ टू विथड्रॉ विदाउट द कंसेंट ऑफ द अदर्स। इसी तरह अगर इस रूल के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं जो कि कोर्ट को अथॉरिटी दे रही है कि वो परमिशन दे उन तमाम प्लेंटिफ में से, ज़्यादा प्लेंटिफ में से किसी एक प्लेंटिफ को, कि वो अपने सूट को विथड्रॉ करे बगैर दूसरों की कंसेंट के। मतलब अगर एक केस के अंदर एक से ज़्यादा प्लेंटिफ हैं और वहाँ पर अगर उन्होंने सूट को विथड्रॉ करना है, तो वो एक पर्सन का इख्तियार नहीं है कि वो बगैर लोगों की कंसेंट के, दूसरे प्लेंटिफ की कंसेंट के सूट को विथड्रॉ नहीं कर सकता। अगर उसने सूट को विथड्रॉ करना है, तो उसे बाकी सारे प्लेंटिफ की भी कंसेंट लेने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट रूल 2 है, जो कहता है लिमिटेशन लॉ नॉट अफेक्टेड बाय फर्स्ट सूट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है। वो कह रहे हैं कि एनी फ्रेश सूट इंस्टीट्यूटेड ऑन परमिशन ग्रांटेड अंडर द लास्ट प्रोसीडिंग रूल। मतलब जब आप कोई नया दावा दायर करते हो उस परमिशन की बेस पर जो कि आपको लास्ट प्रोसीडिंग रूल के अंदर ग्रांट की गई, यानी कि रूल 1 के तहत, मतलब आपने कोर्ट की परमिशन के साथ आपने विड्रॉ किया था, आप कोर्ट की परमिशन के साथ ही आप नया दावा उसी सेम सब्जेक्ट मैटर के तल्लक कर रहे हो जिससे मतलब आपने अपना सूट विड्रॉ किया था, देन उसके क्या कंसिक्वेंस होंगे? द प्लेंटिफ शैल बी बाउंड बाय द लॉ ऑफ लिमिटेशन इन द सेम मैनर एज इफ द फर्स्ट सूट हैड नॉट बीन इंस्टीट्यूटेड। तो वो कह रहे हैं कि प्लेंटिफ के ऊपर बाउंड होगा लॉ ऑफ लिमिटेशन उस पर, इसी तरह इम्प्लीमेंटेशन उसके ऊपर होगी, उसके फ्रेश सूट के ऊपर भी उसी तरीक़ा से जिस तरह उसके फर्स्ट सूट के ऊपर इसी तरह समझते हो कि जैसे कि फर्स्ट सूट इंस्टीट्यूट ही नहीं हुआ। अब इस बात का क्या मतलब है? इसको एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझते हैं। मिसाल इस तरह है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन ने फर्स्ट दावा दायर किया था। हुँ, फ़र्ज़ कर लें एक पर्सन ने फर्स्ट सूट इंस्टीट्यूट किया था 19 मई को। अब क्या हुआ कि जिस मैटर से मुतल्लिक़ उसने दावा इंस्टीट्यूट किया था ना 19 मई को, उसमें वो सूट इंस्टीट्यूट कर सकता था, सिर्फ़ 1 महीने का ही टाइम पीरियड था उसके पास उस सब्जेक्ट मैटर से मुतल्लिक़ दावा दायर करने का। अब क्या होता है कि वो अपना सूट विथड्रॉ कर लेता है कोर्ट की परमिशन के साथ 19 जून को, और 20 जून को वो नया दावा दायर कर लेता है। अब दूसरी पार्टी कहती है कि भई जिस मैटर से मुतल्लिक़ इसने 19 मई को फर्स्ट सूट इंस्टीट्यूट किया था ना, उसके मुतल्लिक़ दावा दायर करने की जो लिमिटेशन थी वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 मंथ थी, जो कि 19 मई से 19 जून तक पूरी हो गई। अब जो इसने नया दावा दायर किया है, ये बेसिकली फर्स्ट सूट के बाद एक सब्सीक्वेंट सूट उसी सेम सब्जेक्ट मैटर से मुतल्लिक़ है, तो ये दावा जो है वो टाइम बार्ड हो गया है, ये नहीं कर सकता। तो आपको अगर कानून का पता होगा, अगर आपने वाक़ई सही से लॉ पढ़ा है, तो आप उस टाइम उसको ये मेमोराइज़ करवा सकते हो, उसे बता सकते हो कि नहीं, ये सूट टाइम पार्ट नहीं है। क्योंकि ऑर्डर 23 का रूल 2 आपको कहता है कि जब आप सेम सब्जेक्ट मैटर से मुतल्लिक़ एक सूट विथड्रॉ करते हो कोर्ट की परमिशन के साथ, और उसी सेम सब्जेक्ट मैटर से मुतल्लिक़ आप फ्रेश सूट इंस्टीट्यूट करते हो, तो उस फ्रेश सूट के ऊपर जो अब लॉ ऑफ लिमिटेशन लगेगा, वो उसका अपना होगा, और फर्स्ट सूट के ऊपर जो लॉ ऑफ लिमिटेशन लग रहा था, उस लॉ ऑफ लिमिटेशन का आपके फ्रेश सूट की लॉ ऑफ लिमिटेशन पर किसी किस्म का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। उसके लिए वो इसी तरह समझा जाएगा कि आपने फर्स्ट सूट इंस्टीट्यूट ही नहीं किया। कहने का मकसद ये है कि एग्ज़ाम्पल से मैं ये क्लियर करना चाह रही हूँ कि जो वो आपका फर्स्ट सूट का 1 महीने का टाइम पीरियड था ना, जैसे ही आपने उसे विथड्रॉ किया, उसकी लॉ ऑफ लिमिटेशन उसी सूट के विथड्रॉ होने के साथ ही ख़त्म हो गई। अब जब आप लोग फ्रेश सूट उसी मैटर से मुतल्लिक़ दावा दायर कर रहे हो, तो उधर जो आपकी लॉ ऑफ लिमिटेशन है,
वो उसकी उसके साथ ही स्टार्ट होगी। उसके लिए जब आप दावा दायर कर रहे हो यही एक फ्रेश सूट करोगे ना उसी सेंचुरी, तो उससे पहले जो पहला सूट था, वो यही हम लोग कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है कि नॉट बीन इंस्टीट्यूटेड, कि ऐसे समझते हो कि वो इंस्टीट्यूट हुआ ही नहीं था। तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। इट्स मीन ये कि आप वो फ्रेश सूट 19 मई को, पहले मैंने जो फर्स्ट सूट हम लोगों ने किया था, उसका टाइम पीरियड ऑफ लिमिटेशन अप्लाई करने का 1 महीने था। उस मैटर से मुतल्लक आप 1 महीने के अंदर दावा दायर कर सकते थे और आपने 19 मई को कर लिया। और फ़र्ज़ कर लें कि काउज़ ऑफ़ एक्शन आपका राइज़ हुआ था 15 मई को, और 1 महीने के अंदर-अंदर आप उस मैटर से मुतल्लिक़ दावा दायर कर सकते थे। हमने 19 मई को कर लिया, तो इट्स मीन उसका 15 से लेके 15 जून तक 1 महीना पूरा होना था। अब आपने सूट विथड्रॉ किया 19 जून को, और फिर उसके बाद आपने 20 जून को नया दावा दायर कर दिया। दूसरी पार्टी कहती है कि भई ये तो टाइम बार्ड हो गया, क्योंकि 15 जून तक ही इस मैटर से मुतल्लिक़ आप दावा दायर कर सकते थे। आप कहते हैं नहीं, ये हमने फ्रेश सूट किया है और इसका अपना लॉ ऑफ लिमिटेशन है। इसके ऊपर जो पहले सूट का लॉ ऑफ लिमिटेशन है वो इम्प्लाई नहीं होगा। यही जो है वो रूल 2 कहना चाह रहा है। आई होप ये एग्ज़ाम्पल आपको समझ आ गई होगी। नेक्स्ट है रूल 3। रूल 3, कंप्रोमाइज़ ऑफ सूट। वो कह रहे हैं व्हेन वेयर इट इज़ प्रूव्ड टू द सैटिस्फैक्शन ऑफ अ कोर्ट दैट अ सूट हैज़ बीन एडजस्टेड होली और इन अ पार्ट बाय एनी लॉफुल एग्रीमेंट और कंप्रोमाइज़। वो कह रहे हैं अगर कोर्ट को आप लोग सैटिस्फाई कर देते हो ना कि ये सूट जो है ना, हमारा जो हमारी पार्टीज़ के दरमियान है, वो मुकम्मल तौर पर या तो एडजस्ट हो गया या उसका कोई पोर्शन एडजस्ट हो गया है, और ये एडजस्टमेंट किस तरह हुई है, किसी लॉफुल एग्रीमेंट के थ्रू हुई है, किसी कंप्रोमाइज़ के थ्रू हुई है। और वेयर द डिफेंडेंट सेटिस्फाई द प्लेंटिफ रिस्पेक्ट ऑफ द होल और एनी पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट। और जो डिफेंडेंट प्लेंटिफ का जो है ना सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सूट जो है, उससे मतलब पूरा क्लेम या कुछ पोर्शन सेटिस्फाई कर देता है डिफेंडेंट, तो कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट ऑर्डर करेगा कि ये एग्रीमेंट और ये कंप्रोमाइज़ इसको और ये जो सेटिस्फेक्शन है ना, इसको रिकॉर्ड किया जाए, और उसके बाद वो डिक्री पास कर देगा इसी सूट से मतलब इन्हीं एग्रीमेंट, कंप्रोमाइज़ और सेटलमेंट की बेस के ऊपर। तो ये हमारे पास रूल 3 था। अब रूल 3 के अंदर पंजाब अमेंडमेंट में एक प्रोविज़ो ऐड हुई है, तो पहले हम लोग वो डिस्कस करेंगे, लास्ट में फिर हम लोग रूल 4 की तरफ जाएँगे। सो एक ये एक्सप्लेनेशन अब आपको हाई कोर्ट अमेंडमेंट लाहौर स्क्रीन पर शो हो रही है। वो कह रहे हैं कि इसके अंदर क्या हुआ है, रूल 3 के बाद ऐड द फॉलोइंग प्रोविज़ो टू द रूल, यानी इस रूल के अंदर अकॉर्डिंग टू पंजाब अमेंडमेंट एक प्रोविज़ो कुछ ऐड हुई हैं। फर्स्ट प्रोविज़ो क्या कहती है, 2 प्रोविज़ो ऐड हुई हैं। फर्स्ट प्रोविज़ो क्या कहती है, वो प्रोवाइडेड दैट the hearing of a suit shall proceed and no adjournment shall be granted in it for the purpose of deciding whether there has been any adjustment or satisfaction। वो कह रहे हैं कि अगर कोई एडजस्टमेंट हो रही है पार्टीज़ के दरमियान, कोई सेटिस्फेक्शन हो रही है, तो इस चीज़ के हवाले से किसी किस्म की एडजर्नमेंट ग्रांट नहीं की जाती पार्टीज़ को, यानी फॉर द पर्पस ऑफ एडजस्टमेंट एंड सेटिस्फेक्शन सूट की प्रोसीडिंग एडजर्न नहीं होती। सूट की प्रोसीडिंग चलती रहती है, उसकी हेयरिंग जो है सूट की वो कंटिन्यू रहती है। ये जनरल रूल है। अनलेस एक्सेप्शन क्या है इस जनरल की, द कोर्ट फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग थिंक फिट टू ग्रांट सच एडजमेंट। अगर कोर्ट को लगता है कि भाई नहीं, एडजमेंट ग्रांट कर देनी चाहिए, यानी फॉर द पर्पस ऑफ एडजस्टमेंट एंड सेटिस्फेक्शन कोर्ट की प्रोसीडिंग को एडजर्न होना चाहिए, तो कोर्ट एडजमेंट दे सकती है, लेकिन इसके लिए उसे रीजन रिकॉर्ड करने पड़ेंगे। एंड प्रोवाइडेड फर्दर दैट द जजमेंट इन द सूट शैल नॉट बी अनाउंस अंटिल द क्वेश्चन ऑफ एडजस्टमेंट सेटिस्फेक्शन हैज़ बीन डिसाइडेड। मजीद प्रोवाइजो में बताया जा रहा है कि भाई इस केस के अंदर जब तक, इस तरह के मैटर के अंदर जब तक ये एडजस्टमेंट और सेटिस्फेक्शन का क्वेश्चन डिसाइड नहीं ना हो जाते, इन सूट के अंदर जजमेंट भी तब तक अनाउंस नहीं की जाती। यानी कि जजमेंट इस तरह के मैटर के अंदर डिपेंडेंट है ऑन द डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ द एडजस्टमेंट एंड सेटिस्फेक्शन बिटवीन अ पार्टी। ठीक है। सेकंड प्रोवाइजो क्या कहती है, सेकंड प्रोवाइजो कहती है प्रोवाइडेड फर्दर दैट व्हेन एन एप्लीकेशन इज मेड by all the parties to the suit either in writing or in open court through counsel that they wish to compromise the suit। वो कह रहे हैं सेकंड प्रोवाइजो ये कहती है कि जब तमाम पार्टी ऑफ द सूट कोर्ट में दरख्वास्त देते हैं, और वो दरख्वास्त या तो रिटन फॉर्म में हो सकती है या ओपनली इन कोर्ट में वो दरख्वास्त दे सकते हैं, आया खुद दे सकते हैं, उनके काउंसिल के थ्रू दे सकते हैं कि भाई जिस दरख्वास्त में अपनी ये डिज़ायर विश शो कर रहे हैं कि वो अपने सूट को कंप्रोमाइजिंग के थ्रू सॉल्व करना चाहते हैं, मतलब वो ये कह सकते हैं भाई कंप्रोमाइज़ की क्या सिचुएशन हो सकती है, यानी आउटसाइड ऑफ द कोर्ट वो सॉल्व करना चाहते हैं विद बाय एडीआर किसी मेथड, जैसे मेडिएशन, कंसिलेशन और आर्बिट्रेशन, से किसी भी मोड के थ्रू कहते हैं कि हम अपना, या नेगोशिएशन किसी तरह भी कह रहे हैं कि हमने अपने मैटर को ना कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं, हम कोर्ट के थ्रू नहीं करना चाहते। द कोर्ट में फिक्स अ डेट ऑन विच द पार्टीज और देयर काउंसिल शुड अपीयर एंड द कंप्रोमाइज़ बी रिकॉर्डेड
बट शैल प्रोसीड टू हेयर दोज विटनेस इन द सूट हु आर ऑलरेडी इन द अटेंडेंस। अब कोर्ट जो है वो एक डेट फिक्स कर देता है जिस डेट के ऊपर पार्टीज़ ने और उनके काउंसिल ने, इनके वकीलों ने आना है और फिर उस दिन पे उनका कंप्रोमाइज़ वो रिकॉर्ड कर लेगा। लेकिन साथ ही में लिखा हुआ है कि जो विटनेस, जो गवाह उस टाइम सूट में पहले ही मौजूद है ना, उनकी प्रोसीडिंग वो करेगा, उनकी एग्जामिनेशन उसने करनी ही है। मतलब अपना टाइम, कोर्ट का टाइम जो कि बहुत प्रीशियस होता है, तो वो कह रहे हैं कि उसने उनके लिए एक डेट तो दे दी, लेकिन हो सकता है कि कभी अभी ये कह रहे हैं कि हमने कॉम्प्रोमाइज़ करना है, बाद में हम कहें हमने नहीं करना। ये कोई चालाकी हो पार्टीज़ के दरमियान टाइम ज़ाया करने के लिए। तो कोर्ट कहता है कि नहीं, जो गवाह मेरे पास मौजूद है, मैंने आपको तो डेट दे दी है कॉम्प्रोमाइज़ रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन जो गवाह आ गए हैं वो भी तो अपना टाइम प्रीशियस लगा कर आए हैं, उनके भी पैसे लगे हैं। तो वो कह रहे हैं कि भई उनकी मैं ना एग्ज़ामिनेशन एक दफ़ा कर लूँ, उनकी वो साथ ही साथ एग्ज़ामिनेशन उनकी कर लेता है, क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर इनका कंप्रोमाइज़ ना हो सके, तो कोर्ट का टाइम ज़ाया हुआ होगा। अगर उसने एग्ज़ामिनेशन ना करके उस पर दोबारा गवाहों की क्या एग्ज़ामिनेशन करेगा, फिर उन्हें दोबारा समन जारी करेगा, उन्हें दोबारा आना पड़ेगा, दोबारा पैसे लगेंगे। तो वो कहता है कि जो उस टाइम मौजूद है ना गवाह, इनको भी खुश कर दिया कि ठीक है, जिस डेट पे आपने कंप्रोमाइज़ करना है, अगली डेट पे आपका कंप्रोमाइज़ हम रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन जो इस टाइम मेरे पास गवाह मौजूद है, मैं उनकी तो एग्ज़ामिनेशन करूँ ना। वो कहता है उनको वो सुन लेगा। अनलेस फॉर एनी अदर रीज़न टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग, इट कंसीडर इम्पॉसिबल और अनडिज़ायरेबल टू डू सो। लेकिन अगर उसे लगता है कि इन गवाहों की एग्ज़ामिनेशन करना भी अनडिज़ायरेबल है, इम्पॉसिबल है, ठीक नहीं है, वो फिर क्या करता है, वो नहीं करेगा और रीज़न रिकॉर्ड कर लेगा। नेक्स्ट है, इफ़ अपॉन द डेट फिक्स नो कंप्रोमाइज़ हैज़ बीन रिकॉर्डेड। वही सिनेरियो हो गया ना कि क्यों ज़रूरी था कि गवाहों के जो मौजूद थे उनकी एग्ज़ामिनेशन कर लें। वो कह रहे हैं जो डेट फिक्स थी ना, उस डेट पे कोई कंप्रोमाइज़ ना हो सका। तो अब इस सिचुएशन में कोर्ट क्या करेगा, नो फर्दर एडजमेंट शैल बी ग्रांटेड फॉर दिस पर्पस। यानी इधर शैल का वर्ड लिखा हुआ है। अगर जो जिस डेट पे आपने पार्ट कोर्ट ने से रिक्वेस्ट की था ना कंप्रोमाइज़ करेंगे, उस डेट पे आपका कंप्रोमाइज़ नहीं हुआ, कोर्ट मज़ीद फर्दर एडजमेंट आपको ग्रांट नहीं करेगी। एक्सेप्शन फिर इसकी है कि अनलेस द कोर्ट फॉर रीज़न टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग कंसीडर्ड हाईली प्रोबेबल दैट द सूट विल बी कंप्रोमाइज्ड ऑन बिफोर द डे टू व्हिच द कोर्ट पोस्टपोन टू एडजर्न द हियरिंग। ठीक है, लेकिन अगर आप फिर कोर्ट को चूना लगा दो, मतलब आप कोर्ट से कहो कि भई उसको लगता है कि अब यानी कि वो आपने चूना लगा रहे हो, लेकिन वो कह रहे हैं कोर्ट को अगर लगता है कि हाईली प्रोबेबिलिटी है, यानी कि इम्कान है, पॉसिबिलिटी है कि सूट का जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगा ना, अगर किसी नेक्स्ट डे पे मैं प्रोसीडिंग को एडजर्न कर दूँ। तो अब इस सिचुएशन के अंदर बेशक आप फिक्स जो एडजर्न डेट पहले एडजर्न हुई थी, उस डेट पर आप नहीं भी कंप्रोमाइज़ करते, तो कोर्ट अब आपका फर्दर एडजर्नमेंट ग्रांट कर देगी। तो ये इसके अंदर बताया गया है और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं रूल 4 की तरफ, जो कि इसका लास्ट रूल 4। ये है तो एक लाइन का रूल, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग रूल है ये। इस रूल में क्या बताया जा रहा है कि नथिंग इन दिस ऑर्डर शैल अप्लाई टू एनी प्रोसीडिंग इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। यानी इस ऑर्डर के अंदर जो भी चीज़ डिस्कस की गई है, वो चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं होती, अप्लाई नहीं होगी उन तमाम प्रोसीडिंग पर जो कि प्रोसीडिंग फॉलो की जाती हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर। यानी जिस टाइम आप लोग डिक्री और ऑर्डर की एग्जीक्यूशन करा रहे हो, उस एग्जीक्यूशन के टाइम पे, उन एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग पे ऑर्डर 23 की प्रोविज़न इम्प्लीमेंट नहीं होती। इस बात को करने का क्या पर्पस है? इसके पीछे क्या प्रूडेंस है? भई देखो, ये ऑर्डर 23 का सब्जेक्ट क्या है? ये किस चीज़ से बात कर रहा है? किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है? ये बात कर रहा है कि आप अपना सूट विथड्रॉ कर सकते हो या पार्टीज़ अपना सूट एडजस्टमेंट कर सकती हैं बाय कंप्रोमाइज़ किसी तरह भी। तो अगर आप देखो, आपका सूट डिक्री हो गया या कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास कर दिया, अब उसकी एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग हो रही है। ये एग्जीक्यूशन के टाइम पे इस ऑर्डर 23 की प्रोविज़न का ना अप्लाई होना, इस बात का क्या मतलब है? इस बात का ये मतलब है कि जब डिक्री एग्जीक्यूट हो रही है, जिस टाइम कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है, उस टाइम पार्टीज़ पर बार लगा दी गई है कि वो एग्जीक्यूशन की स्टेज के ऊपर ना तो अपना सूट विथड्रॉ कर सकते हैं मुकम्मल, या उसका कोई पोर्शन विथड्रॉ कर सकते हैं। ना ही वो एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर की स्टेज पे अपना सूट कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। मतलब ये, अगर तो डिक्री एग्जीक्यूट और ऑर्डर एग्जीक्यूट हो रहा है, तो एग्जीक्यूशन की स्टेज पर बार लगा दी गई है कंप्रोमाइजिंग ऑफ द सूट पे भी और विड्रॉल ऑफ द सूट पर भी। अगर आपने अपना सूट विड्रॉ करना है या कंप्रोमाइज़ें करनी है, तो बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर करें, मतलब उनके आने से पहले कर लें, क्योंकि जिस टाइम वो आ गई और उनकी एग्जीक्यूशन की प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, उस स्टेज पर आप पे बार है ना, आप दावा खारिज कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, सॉरी, और ना ही जो है वो आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हो। दैट्स व्हाई ये रूल था तो एक लाइन का, लेकिन इसकी एक इम्पोर्टेंस थी जो मैंने आपके साथ क्लियर कर दी। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट अब हम चलते हैं ऑर्डर 24 पे, जो कि डील करता है पेमेंट इनटू कोर्ट। इसके भी टोटल 4 रूल हैं।
ये ऑर्डर जो है ना, इसका जो मेन सब्जेक्ट है, जिस चीज़ से डील कर रहा है, वो ये है कि भई पार्ट सूट के अंदर आपको पता है 2 पार्टीज़ होती हैं, एक होता है प्लेंटिफ, एक होता है डिफेंडेंट। अब जब केस प्लेंटिफ की तरफ से सूट इंस्टीट्यूट हुआ होता है और उसको ये होता है कि भई अगर तो मैं केस जीत जाऊँगा, तो बाद में मुझे डिफेंडेंट कॉस्ट वग़ैरह देगा, क्योंकि मैं इसकी वजह से ही इस लिटिगेशन मुझे करनी पड़ी, क्योंकि ये मेरा शराफ़त से मेरा क्लेम रिलीफ़ मुझे सैटिस्फाई नहीं कर रहा था। तो हो सकता है कि वो कोर्ट में केस जीत भी जाए प्लेंटिफ, जिसके लिए उसने इतनी जद्दोजहद की, केस लेकर आया, कोर्ट में ज़लील हुआ, कोर्ट की चक्कर काटे। लेकिन डिफेंडेंट हो सकता है केस के बाद भाग जाए, अंडरग्राउंड हो जाए, तो अब उसे फ़ायदा क्या हुआ इतनी लिटिगेशन का? कोर्ट को भी क्या फ़ायदा हुआ लिटिगेशन का? अगर डिफेंडेंट केस हारने के बाद भाग जाए और प्लेंटिफ को केस जीतने के बाद भी कुछ ना मिले। तो उसी प्रूडेंस के तहत ऑर्डर 24 की प्रोविज़न है कि कोर्ट ना पहले ही होशियारी से डिफेंडेंट से पैसे लेके रख लेता है, ताकि अगर इन द लास्ट ऑफ द केस एट द डे ऑफ जजमेंट, जजमेंट के बाद ये डिफेंडेंट अंडरग्राउंड भी हो जाए ना, तो प्लेंटिफ को सेटिस्फाई करवाया जा सके, उसको उसका रिलीफ मिल सके। सो ऑर्डर 24 में टाइटल से क्लियर है पेमेंट इनटू कोर्ट, ये पेमेंट बेसिकली डिफेंडेंट ने करनी है। टोटल 4 रूल हैं इसके, तो अब हम लोग इसे वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो रूल 1 क्या कहता है? वो कहता है डिपॉजिट बाय डिफेंडेंट ऑफ अमाउंट इन सैटिस्फैक्शन ऑफ अ क्लेम। Rule 1 states that the defendant in any suit to recover a debt or a damages may at any stage of a suit deposit and cost such sum of money as in consider satisfaction of full of a claim. So वो कह रहे हैं कि कोई भी दावा है, जो कि दावा दो तरह का हो सकता है। अगर तो दावा है डिफेंडेंट के अगेंस्ट रिकवरी ऑफ डेप्ट का, या तो दावा है डिफेंडेंट के अगेंस्ट रिकवरी ऑफ डैमेजेस का। और इस तरह के दावे के अंदर सूट की किसी भी स्टेज के ऊपर डिफेंडेंट के पास ये डिस्क्रिशनरी ऑप्शन है कि वो कोर्ट के अंदर पैसे जमा करवा सकता है, वो भी उतने पैसे, उतनी मनी जो कि इसको लगता है कि जितना मेरे अगेंस्ट क्लेम किया है ना प्लेंटिफ ने, उसके क्लेम को फुली तौर पर सेटिस्फाई करने के लिए इतने पैसे अनफ हैं, तो वो इतने पैसे जमा करवा सकता है। रूल नंबर 2 है नोटिस ऑफ डिपॉजिट। अब ये सिर्फ पैसे जमा करा कर बैठ ही नहीं जाएगा डिफेंडेंट, बल्कि एक इंटीमेशन देगा प्लेंटिफ को बाय द नोटिस, और ये नोटिस वो कोर्ट के थ्रू से भिजवाता है कि भाई मैंने आपके क्लेम को सेटिस्फाई कर दिया है, तो आप काइंडली आके ये डिपॉजिट अमाउंट कोर्ट से वसूल कर लें। सो रूल 2 में बेसिकली ये बताया गया है, लेकिन हम इसे डिस्कस कर लेते हैं। सो रूल 2 क्या कहता है? रूल 2 स्टेट दैट नोटिस ऑफ द डिपॉजिट शैल बी गिवन थ्रू द कोर्ट बाय द डिफेंडेंट टू द प्लेंटिफ एंड द अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट शैल ये ब्रैकेट वाली लाइन को एक दफ़ा स्किप कर दें, क्योंकि इसकी जनरल रूल की एक्सेप्शन है, बी पे टू द प्लेंटिफ ऑन हिज एप्लीकेशन। वो कह रहे हैं कि भई जैसे ही ये डिपॉज़िट इसने सबमिट किया ना डिफेंडेंट ने, इसने इस डिपॉज़िट का नोटिस देना है कोर्ट के थ्रू प्लेंटिफ को, डिफेंडेंट ने, कि ये अमाउंट जो है वो मैंने डिपॉज़िट कर दी है, आप इसे आगे ले जाएँ, और ये जो अमाउंट ऑफ डिपॉज़िट है, ये प्लेंटिफ को उसकी एप्लीकेशन देने पर कोर्ट की तरफ से मिल जाएगी। लेकिन ये आप ब्रैकेट वाली लाइन को देखें, और अब ये आ जाते हैं इस ब्रैकेट वाली लाइन पे, जो कह रहे हैं कि अनलेस द कोर्ट अदरवाइज डायरेक्ट, मतलब अगर कोर्ट कोई दूसरी डायरेक्शन दे दे, यानी कि प्लेंटिफ को अभी पैसे ना ले, वो उसे कह देता है कि भाई अभी आप ये डिपॉजिट अमाउंट ना वसूल करो, या वो कहता है कि एप्लीकेशन के थ्रू नहीं किसी और तरह आपको मिलेंगे, तो फिर उस टाइम किसी और तरह से पैसे मिलेंगे, या फिर वो नहीं लेगा। अदरवाइज जनरल रूल यही है कि जब वो डिपॉजिट कर देता है, तो वो इन्फॉर्म कर देता है भाई आके ले लें, और वो एक दरख्वास्त देगा, और उसको दरख्वास्त पर फिर वो डिपॉजिट सम पे कर दिया जाता है। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है रूल 3। रूल 3 डील करता है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट नॉट अलाउड टू प्लेंटिफ आफ्टर नोटिस। एक तरह से देखा जाए, इस पर ना डिपॉजिट के इंटरेस्ट पर बार लगाई गई है इस रूल में। सो ये रूल क्या कहता है? वो कहता है नो इंटरेस्ट शेल बी अलाउड टू द प्लेंटिफ ऑन एनी सम डिपॉजिट बाय द डिफेंडेंट फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द सच नोटिस। मतलब जिस डेट पे उसे नोटिस मिला प्लेंटिफ को कि डिफेंडेंट ने मेरे क्लेम को सेटिस्फाई करने के लिए डिपॉजिट जमा कर दिया, उस डेट, जिस डेट से उसे नोटिस मिला, नोटिस मिलने वाली की डेट के बाद अब प्लेंटिफ का कोई राइट नहीं रहता कि जो पैसे उसने उससे लेने हैं उस पर वो इससे इंटरेस्ट की भी डिमांड करे। यानी आप ये कह सकते हैं कि जिस दिन से पहले अगर उसे नोटिस नहीं मिला था, अगर प्लेंटिफ ने उससे कोई डिपॉजिट लेना था, डिफेंडेंट से पैसे लेने थे, तो उस टाइम तक तो वो उससे इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकता था। लेकिन जैसे ही उसे नोटिस मिल गया कि डिफेंडेंट ने कोई डिपॉजिट जमा करवा दिया है उसके क्लेम को सेटिस्फाई करने के लिए, तो अब उस डिपॉजिट के ऊपर वो उसके से किसी किस्म का इंटरेस्ट लेने का हक नहीं रखता। जिस दिन से उसे नोटिस मिला है, उसे इंटीमेट हो गया है, उसे पता चल गया है कि डिफेंडेंट ने उसके क्लेम को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ पैसे जमा करवा दिए हैं, तो फिर उस दिन से उसका इंटरेस्ट का राइट नहीं रहता उससे क्लेम करने की।
लेकिन ये इंटरेस्ट का राइट नहीं रहता सिर्फ उस सम ऑफ मनी पे, उस सम पे जो कि उसने डिपॉजिट किया। हो सकता है कि इन फ्यूचर कोर्ट कह दे कि ये उसके क्लेम को मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा मिस्टर प्लेंटिफ के जितने पैसे आपने जमा करवाए हैं, तो फिर इट्स मीन कि जितना डिपॉजिट उसने नहीं अभी जमा करवाया उस पर तो उसका इंटरेस्ट का राइट रहेगा। ये इंटरेस्ट उसका सिर्फ बार लगा है सिर्फ उतने सम ऑफ पोर्शन पे, उतनी डिपॉजिट पर जितना उसने पैसे जमा करवाए हैं। सो अगर रूल 3 को दोबारा पढ़ें तो वो ये कहता है कि नो इंटरेस्ट शैल बी लाइड टू द प्लेंटिफ ऑन एनी सम डिपॉजिट बाय द मतलब जिस दिन से उसे नोटिस मिला, उस दिन से नोटिस मिलने के बाद जितना डिपॉजिट डिफेंडेंट ने उसके क्लेम को सेटिस्फाई करने के लिए प्लेंटिफ के जमा करवाया, उस डिपॉजिट सम पे उसका इंटरेस्ट का राइट नहीं रहा, जस्ट सिर्फ उस डिपॉजिट पे, और बाकी किसी और डिपॉजिट पे ये इंटरेस्ट पे बार नहीं है। अब नेक्स्ट अच्छा उन्होंने फिर आगे ये एक्सप्लेन भी कर दिया कि वेदर द सम डिपॉजिट इज इन अ फुल ऑफ अ क्लेम और फॉल शॉर्ट देयरफॉर। बेशक अब ये सम जो है ये मुकम्मल तौर पर इसके क्लेम को सेटिस्फाई कर रहा था या इसके किसी हाफ कुछ पोर्शन को प्लेंटिफ के क्लेम को सेटिस्फाई कर रहा था, ये इममटीरियल है। अच्छा, जो ये एक लाइन उन्होंने ऐड की है ना कि वेदर द सम डिपॉजिट इन द फुल ऑफ अ क्लेम और फॉल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी वजह से ये पूरी जो पहला पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस किया उसका कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया है। वो बेसिकली ये कहना चाह रहे हैं कि भाई डिफेंडेंट ने कोई पैसे जमा कर दिए प्लेंटिफ के क्लेम को सेटिस्फाई करने के लिए, कोई डिपॉजिट दे सबमिट कर दिया रूल 1 के तहत, और उसके बाद उसने उसे नोटिस भी दे दिया कि मैंने आपको क्लेम को सेटिस्फाई करने के लिए इतने डिपॉजिट सबमिट कर दिया रूल 2 के तहत। अब वो जो उसके अमाउंट सबमिट की वो हो सकता था कि उसके पूरे क्लेम को सेटिस्फाई कर रही है या किसी पोर्शन ऑफ क्लेम को सेटिस्फाई कर रही है, ये मटीरियल नहीं है, ये इमटीरियल है। मटीरियल ये है कि उसने उसे इंटीमेट कर दिया, उसने नोटिस दे दिया। अब नोटिस मिलने के बाद प्लेंटिफ ने जो अमाउंट उसने डिपॉजिट की है ना उसके ऊपर उसका कोई राइट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बनता कि वो उससे क्लेम करे। इट्स मीन ये कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो लाइन है ना कि ये बेशक डिपॉजिट पूरा उसके क्लेम को सेटिस्फाई करता बाद पूरा का बाद में करा था कि अगर कोर्ट बाद में इन फ्यूचर जाके आगे ये भी डिसाइड कर देती है कि ये जो आपने डिपॉजिट किया था ना अमाउंट ये पूरे क्लेम को नहीं था, आप कुछ और भी जमा करवाओ, तो अब इन शॉर्ट वहाँ पर भी अगर उसे दोबारा कोई डिपॉजिट जमा करवाना पड़ता है तो उधर भी उसे इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा उस डिपॉजिट पे। प्लेंटिफ वहाँ पर भी उससे इंटरेस्ट लेने का हकदार नहीं था। नोटिस की इतनी अहमियत है। नेक्स्ट है रूल 4, वो कह रहे हैं प्रोसीजर विद प्लेंटिफ एक्सेप्ट डिपॉजिट एज अ सेटिस्फेक्शन इन पार्ट। इसके अंदर 2 सब रूल हैं इस रूल 4 के। पहला पोर्शन इससे डील करता है कि अगर तो जो भी पैसे जो भी डिपॉजिट डिफेंडेंट ने उसके क्लेम को सेटिस्फाई करने के लिए प्लेंटिफ क्लेम को सेटिस्फाई जमा करवाए हैं, प्लेंटिफ उसे ये कंसीडर करता है कि ये मेरे सिर्फ हाफ क्लेम को सेटिस्फाई करें हैं, किसी पोर्शन को सेटिस्फाई करें, फुल को नहीं सेटिस्फाई करें। अगर वो ऐसा कंसीडर करता है तो तब क्या कंसिक्वेंस है। दूसरा प्रोसीजर दूसरा सब रूल इस पोर्शन करता है कि अगर जो उसने डिपॉजिट जमा करवाया डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ उसे ये कंसीडर करता है कि ठीक है मेरा पूरा क्लेम सेटिस्फाई कर रहा है जो उसने डिपॉजिट जमा करवाया है, देन क्या कंसिक्वेंस होंगे। सो पहला सब रूल 1 जो कि पहले कंसिक्वेंस से डील कर रहा है इसको डील करते हैं, डिस्कस करते हैं। कह रहे हैं वेयर द प्लेंटिफ एक्सेप्ट सच अमाउंट एज अ सेटिस्फैक्शन पार्ट ओनली ऑफ हिज क्लेम ही मे प्रोसिक्यूट हिज सूट फॉर द बैलेंस। सो वो कह रहे हैं कि अगर जो भी उसने डिपॉजिट किया है ना पैसे डिफेंडेंट ने इसके क्लेम को सेटिस्फाई करने के लिए, वो इसे समझता है कि भाई ये मेरा सिर्फ एक पोर्शन ऑफ क्लेम को सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में जाहिर सी बात है जब वो कह रहे हैं कि मेरे पोर्शन को सेटिस्फाई कर रहे हैं पूरे को नहीं कर रहे, तो वो बाकी सारे इस मैटर के अगेंस्ट अपना दावा कंटिन्यू रखेगा। एंड इफ द कोर्ट डिसाइड दैट द डिपॉजिट बाय द डिफेंडर वाज अ फुल सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्लेंटिफ क्लेम, लेकिन कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि भाई जो डिपॉजिट डिफेंडर ने जमा करवाया था वो आपके फुली क्लेम को सेटिस्फाई कर रहा था मिस्टर प्लेंटिफ, तो फिर अब क्या होगा। अगर प्लेंटिफ शैल पे द कॉस्ट ऑफ द सूट इंक्योर्ड आफ्टर द डिपॉजिट एंड द कॉस्ट इंक्योर्ड प्रीवियस देयरटू सो फॉर एज दे वर काउज्ड बाय एक्सेस इन प्लेंटिफ क्लेम। सो अब इस सिचुएशन में जो कि प्लेंटिफ की गलती है क्योंकि कोर्ट ने तो डिसाइड किया कि इसका पूरा मुकम्मल तौर पर क्लेम सेटिस्फाई हो रहा था जो उसने डिपॉजिट जमा करवाया, लेकिन इसने फिर भी अननेसेसरी लिटिगेशन कंटिन्यू कर रखी, तो इसके नतीजे में इस पर पेनल्टी लगती है। पेनल्टी इसको ये लगती है कि भाई डिपॉजिट सब जमा करवाने के बाद जितना सूट के अंदर खर्चा हुआ है वो, और डिपॉजिट जमा करने से पहले जितना सूट के अंदर खर्चा हुआ था वो सारा, जो कि इसकी अननेसेसरी लिटिगेशन की वजह से प्लेंटिफ के हुआ है, वो सारा इसी ने पे करना है, और वो पे होकर जाएगा ज़ाहिर किसको, डिफेंडेड को। नेक्स्ट है रूल 2, व्हेन प्रोसीजर वेयर ही एक्सेप्टेड एज अ सेटिस्फैक्शन ऑफ फुल।
Whenever the plaintiff accepts such amount as satisfaction full of his claim, he shall present to the court a statement to that effect. मतलब अगर जो भी डिपॉजिट जमा करवाया था ना डिफेंडेंट ने इसके क्लेम को सेटिस्फाई करने के लिए, वो प्लेंटिफ ने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है मेरे पूरे क्लेम को सेटिस्फाई कर रहा है, फिर वो कोर्ट के अंदर एक स्टेटमेंट जमा करवा देगा कि हाँ ये मेरे पूरे क्लेम को सेटिस्फाई कर रहा है जो भी डिपॉजिट डिफेंडेंट जमा करवाया है, एंड सच स्टेटमेंट शैल बी फाइल्ड एंड द कोर्ट शैल प्रोनाउंस द जजमेंट अकॉर्डिंगली। अब ये स्टेटमेंट कोर्ट में जमा करवा दी जाएगी, कोर्ट इस स्टेटमेंट की बेस पर जजमेंट अनाउंस कर देगा। एंड इन डायरेक्टिंग बाय whom the cost of each party are to be paid, the court shall consider which of the parties most to be blamed for litigation। अब इस सिचुएशन के अंदर जो कि उसने मान लिया कि मेरे पूरे क्लेम को सेटिस्फाई करा इसके डिपॉजिट को, अब कोर्ट के ऊपर मुश्किल बन गई कि उसे ये डिसाइड करना है कि भाई कॉस्ट मैंने अब किस पार्टी से दूसरी पार्टी को अवॉर्ड करवानी है, कॉस्ट ऑफ द लिटिगेशन। तो अब इस सिचुएशन के अंदर वो कोर्ट ही डिसाइड करता है कि कॉस्ट जो है वो लिटिगेशन कौन सी पार्टी पे करेगी, और वो इस तरह वो डिसाइड करता है कि कौन सी पार्टी बेसिकली इस लिटिगेशन की ज़िम्मेदार है, मतलब किसकी वजह से केस ज़्यादा चला है, किसकी वजह से के अननेसेसरी लिटिगेशन हुई है, इस तरह वो कोर्ट डिसाइड करेगी। तो ये आपके पास रूल 4 था। इसी के साथ जो है वो हमारा ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं ऑर्डर 25 पे, जो कि जिसका टाइटल है सिक्योरिटी फॉर द कोस्ट। ये ऑर्डर बेसिकली इस सिनेरियो से, इस सब्जेक्ट से डील करता है कि ये ना ऑर्डर 24 के ऑपोजिट है ऑर्डर 25। यहाँ पर बेसिकली कोर्ट प्लेंटिफ से सिक्योरिटी लेती है कि यानी हो सकता है कि प्लेंटिफ और डिफेंडर के दरमियान केस चल रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी तो है तो कोई भी पार्टी जीत सकती है, तो हो सकता है प्रोबेबिलिटी है कि डिफेंडेंट जो है वो कि केस में डिसीजन आ जाए और प्लेंटिफ लॉस कर दे केस। तो इस सिचुएशन के अंदर ना प्लेंटिफ हो सकता है फिर अंडरग्राउंड ना हो जाए और फिर डिफेंडेंट का इस लिटिगेशन का फ़ायदा क्या कि जो एग्रीव पार्टी है उसे फ़ायदा ही ना मिल सके। तो वो कह रहे हैं इसी पर्पज़ के तहत ना कोर्ट ऑर्डर 24 के तहत तो डिफेंडेंट से पहले पैसे ले रही थी ना, इधर ऑर्डर 25 के तहत वो अ प्लेंटिफ से सिक्योरिटी ऑफ द कोस्ट ले लेती है कि अगर प्लेंटिफ केस लॉस करते हैं तो इस सिचुएशन के अंदर जो कॉस्ट ऑफ लिटिगेशन है जो कि कोर्ट ने डिफेंडेंट को अवॉर्ड करनी है, वो उससे प्लेंटिफ के अंडरग्राउंड होने की वजह से कहीं प्लेंटिफ बच ना जाए और वो फिर डिफेंडेंट को अवॉर्ड ना करवा सके, तो इसलिए वो उससे पहले ही पैसे लेकर रख लेती है प्लेंटिफ से, ताकि केस के जो भी मेरिट रिजल्ट आए और वो अगर डिफेंडेंट के फेवर में आए तो वो डिफेंडेंट को वो अवॉर्ड कर सके। ऑर्डर 25 जो है वो बेसिकली इसी सिनेरियो से डील करता है। टोटल 2 रूल हैं इस ऑर्डर के, इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सो कह रहे हैं रूल 1 क्या कहता है? रूल 1 व्हेन सिक्योरिटी फॉर कोस्ट में बी रिक्वायर्ड फ्रॉम प्लेंटिफ, मतलब सिक्योरिटी ऑफ कोस्ट कब प्लेंटिफ से डिमांड की जाती है, ये रूल 1 इससे डील कर रहा है। इसके टोटल कितने रूल हैं? 3 सब रूल हैं इसके। Sub rule 1 states that where at any stage of a suit it appear to the court that a sole plaintiff is, or where there are more plaintiff than one, that all the plaintiff are residing out of Pakistan, that such plaintiff is does not and that all the plaintiff are residing out of Pakistan, where there are more plaintiff than one, that all the plaintiff are residing out of Pakistan, and that such plaintiff does not। ओके। वो कह रहे हैं कि अगर सूट की किसी भी स्टेज के ऊपर कोर्ट को ये लगता है कि अगर केस के अंदर एक ही प्लेंटिफ है या एक से ज़्यादा प्लेंटिफ है, और वो एक प्लेंटिफ के तमाम प्लेंटिफ पाकिस्तान से बाहर रहते हैं, यानी उनकी पाकिस्तान में रेजिडेंस नहीं है, नंबर 1। एंड नंबर 2 ये कि एंड दैट सच प्लेंटिफ डज नॉट, और दैट नो वन ऑफ सच प्लेंटिफ डज पोसेस एनी सफिशिएंट इमोरल प्रॉपर्टी विद इन पाकिस्तान अदर देन अ प्रॉपर्टी इन अ सूट। और वो जो प्लेंटिफ है केस के अंदर वो आया वो एक है या एक से ज़्यादा प्लेंटिफ है, उन तमाम की इस पाकिस्तान के अंदर कोई इमोरल प्रॉपर्टी भी नहीं है, सवाए सिर्फ उस प्रॉपर्टी के जिससे केस चल रहा है, जिससे मतलब केस चल रहा है जो कि सूट में प्रॉपर्टी द कोर्ट में आइदर फिट्स ऑन मोशन ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी डिफेंडेंट। तो कोर्ट जो है उसके पास डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो या तो स्यू मोटो बजाते खुद या विदाउट एनी एप्लीकेशन ऑफ पार्टी या फिर किसी डिफेंडेंट की एप्लीकेशन पे ऑर्डर दे सकता है इस प्लेंटिफ को और प्लेंटिफ को कि वो एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट में जो कि कोर्ट ने फिक्स कर दिया है ना, वो सिक्योरिटी पे करें फॉर द पेमेंट ऑफ ऑल कॉस्ट इनक्योर्ड एंड लाइकली टू बी इनकर्ड बाय एनी डिफेंडेंट, उन तमाम खर्चों की जो कि डिफेंडेंट को हो चुके हैं और लाइकली टू बी इनक्योर्ड, यानी अभी केस जो चल रहा है और उसमें पॉसिबिलिटी है कि अभी होंगे, वो उन तमाम खर्चों के ना पहले उससे सिक्योरिटी लेकर रख लेता है। नेक्स्ट है सब रूल 2 रेजिडेंस आउट ऑफ पाकिस्तान, whoever leave Pakistan under such circumstances as to afford reasonable probability that he will not be forthcoming whenever he may be called upon to pay cost shall be deemed to be residing person within a meaning of सब रूल 1। वहीं अगर कोई पाकिस्तान को छोड़ा इन सर्कमस्टांसिस में जिसमें आपको प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं कि इसने दोबारा पाकिस्तान नहीं आना, तो ऐसे पर्सन को भी यही कंसीडर किया जाता है कि भाई ये भी सब रूल 1 की कैटेगरी में, मतलब ऐसे ही समझा जाता है कि पाकिस्तान में नहीं रह रहा, इसकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है, इसको ऐसे ही कंसीडर किया जाता है और इससे भी फिर कॉस्ट ली जाएगी। सब रूल 3 ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी डिफेंडेंट इन अ सूट फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, अगर कोई दावा है जो कि पेमेंट ऑफ मनी से मुतल्लक है वहाँ पर डिफेंडेंट की दरख्वास्त के ऊपर जिसके अंदर प्लेंटिफ जो है वो खातून है, कोर्ट जो है वो सूट की किसी भी स्टेज पे ऐसा ही ऑर्डर पास कर सकती है अगर वो सेटिस्फाई हो जाती है कि भाई जो प्लेंटिफ है यानी जो खातून है इसकी कोई इमोरल प्रॉपर्टी पाकिस्तान में एग्जिस्ट नहीं करती। मतलब सिर्फ खातून होने पर आपको प्रिविलेज नहीं मिलेगा कि अगर
आप कि आपसे कॉस्ट और सिक्योरिटी नहीं ली जाएगी, आपसे भी ली जाएगी अगर तो कोर्ट सैटिस्फाई हो गई है। मतलब जस्ट एक खातून होने की बिना पर आप ये नहीं बचोगे कि आपसे सिक्योरिटी और पेमेंट ना ली जाए। अगर आपकी भी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी पाकिस्तान में और डिफेंडर दरख्वास्त दे देता है कि आपसे भी सिक्योरिटी ली जाए, तो कोर्ट आपसे भी सिक्योरिटी ले सकती है। नेक्स्ट है रूल 2 वगैरह इफेक्ट ऑफ फेलियर टू फर्निश सिक्योरिटी। इसके टोटल 3 सब रूल हैं। सब रूल 1 स्टेट दैट इन द इवेंट ऑफ सच सिक्योरिटी नॉट बीइंग फर्निश्ड विद इन अ टाइम फिक्स, द कोर्ट शैल मेक एन ऑर्डर डिसमिसिंग द सूट अनलेस द प्लेंटिफ आर परमिटेड टू विथड्रॉ देयर फॉर्म। वो कह रहे हैं कि अगर आप सिक्योरिटी जमा नहीं करवाते ना, उस टाइम लिमिट में जो कोर्ट ने डिसाइड किया था, तो इस सिचुएशन में कोर्ट पर ऑब्लिगेशन है, शेल का वर्ड लिखा हुआ है कि वो आपके सूट को डिसमिस कर देगी। सिर्फ एक केस में आपका सूट डिसमिस नहीं होगा, अगर तो आप अपना सूट ही विथड्रॉ कर लें। अब जब आपने अपना दावा खुद ही विथड्रॉ कर लिया, तो फिर कोर्ट भी क्या डिसमिस करके कर लेगी? दावा रहा ही नहीं है डिसमिस करने के लिए, क्योंकि तो विथड्रॉ हो गया है। तो इस सिचुएशन में कह रहे हैं डिसमिस नहीं करेगी, अदरवाइज़ वो डिसमिस कर देगी अगर आप उस टाइम लिमिट में जो कि कोर्ट ने कहा है आप सिक्योरिटी ना जमा करवाओ। सब रूल 2 कहता है कि अगर कि क्या आप जतन करोगे कोर्ट के इस ऑर्डर को सेट असाइड करवाने के लिए, जो कि इसने रूल 1 के तहत सब रूल 1 के तहत पास किया है। वो कह रहे हैं मेरा सूट इज़ डिसमिस्ड अंडर दिस रूल, द प्लेंटिफ may apply for an order to set the dismissal aside, and if it is proved by the to satisfaction of the court that he was prevented by any sufficient cause from furnishing the security within a time allowed, the court shall set aside the dismissal upon such number security. So कह रहे हैं कि सूट आपका डिसमिस हो गया ना सब रूल 1 के तहत, तो प्लेंटिफ एक दरख्वास्त देगा कि भई इस ऑर्डर को सेट असाइड कर दे कोर्ट, और अगर वो कोर्ट को सेटिस्फाई कर देता है कि भई किसी वजह से सफिशिएंट कॉज है कि मैं अपनी सिक्योरिटी जमा नहीं करवा पाया उस टाइम में जो कि आपने अलाउ किया था, तो कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट पर ऑब्लिगेशन है कि वो उसका इस ऑर्डर को सेट असाइड कर देगी, लेकिन कुछ टर्म्स और कंडीशन पे। और वो कौन-सी टर्म्स और कंडीशन है? नंबर 1 तो वो उससे सिक्योरिटी लेगी, जिसकी वजह से इसका सूट डिसमिस हुआ था। सबसे पहले तो वो उससे सिक्योरिटी हथियाएगी। नंबर 2 ये कि वो उससे कॉस्ट लेगी, जुर्माना लेगी, और अदरवाइज़ थिंक फिट, और उसके अलावा हो सकता है वो कुछ भी और भी उससे करने का कुछ कह सकती है, एंड शैल अपॉइंट अ डे फॉर द प्रोसीडिंग विद द सूट। और फिर ज़ाहिर-सी बात है, इतना सब कुछ होने के बाद वो उसे एक नेक्स्ट डे दे देगी कि भई इस डे पे वो आपकी हियरिंग है, आ जाना। फिर सब रूल 3 द डिसमिसल शैल नॉट बी सेट असाइड अनलेस नोटिस ऑफ सच एप्लीकेशन हैज़ बीन सर्व्ड ऑन द डिफेंडेड। और ये डिसमिसल जो है, कोर्ट ने जो इसका सूट डिसमिस किया है, वो सेट असाइड इस ऑर्डर को सेट असाइड का तब तक नहीं किया जाएगा जब तक ये जो पार्टी ने प्लेंटिफ ने दरख्वास्त दी है ना कि इसको सेट असाइड कर दो, इस दरख्वास्त का नोटिस डिफेंडेड को नहीं दे दिया जाता। तो ये आपके पास ऑर्डर 25 था। और इसी तरह हमने इस वीडियो में ऑर्डर 23 से लेके ऑर्डर 25 यानी ऑर्डर 23, 24, 25 ये तीनों ऑर्डर डिस्कस किए। स्मॉल से ये ऑर्डर थे, आसान से थे। आई होप ये सारे आपको समझ आ गए होंगे।